नाज़रीन, जहांगीर तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में सियासत भी आ चुकी है और भरपूर अंदाज से आ चुकी है। एक तरफ उनके खिलाफ केस चल रहा है, दूसरी जानिब जहांगीर तरीन अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए अफ्तार डिनर और इशाइये मुनक्किद कर रहे हैं और वो इतनी सियासी ताकत दिखा चुके हैं कि वफाक और पंजाब हुकूमत को हिला सकते हैं। तीसरी जानिब कुछ हल्के उनकी और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात भी तय करा रहे हैं। जहांगीर तरीन भी पहले सिर्फ अपनी बात करते थे, लेकिन अब अपने ग्रुप की बात करने लगे। नाराजगी के साथ साथ सियासी महाज आराई पर आमादा नजर आते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान भी इनका साथ दे रहे हैं। क्या आगे चलकर हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा हो सकती है या आसानी की कोई सूरत हाल निकल सकती है? आज सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक की तौसी कर दी है, लेकिन इस सारी कार्रवाई में कुछ बर्फ पिघलने के इशारे भी मिलने लगे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्तों और मुमकिना मुलाकातों की खबरें आई हैं, लेकिन जहांगीर तरीन की गुफ्तगू से लगता है कि ये मुलाकात वो अकेले नहीं करेंगे, बल्कि अपने हिमायतियों के तमाम ग्रुप के साथ करेंगे और मिलेंगे तो सिर्फ वज़ीर आज़म से मिलेंगे। उनकी तरफ से नामजद करदा किसी फर्द या कमेटी से नहीं मिलेंगे। यानी वज़ीर आज़म को अपनी दोस्ती की याद दिलाने वाले जहांगीर तरीन अब अपनी शराइत बताने लगे। वो जहांगीर तरीन जो कहते थे कि वो तो दोस्त है, फिर इन्हें दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है, अब कह रहे हैं मुलाकात होगी, इस तरह होगी, इस शर्त पर। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। हम नहीं किसी कमेटी से मिलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नहीं। इमरान खान को यार 30 से ज़्यादा लोग हैं, 35 से 40 हो जाएंगे। इन सब लोगों ने कहा है कि सर हम आपके MNA MP हैं, आप हमारे वोटों से यहाँ पे हुकूमतें बैठी हुई हैं, आप मेहरबानी करके हमारी बात को सुनने टाइम दें। जब जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने फैसला किया कि वो हुकूमत को अपनी सियासी ताकत दिखाएंगे। अदालत पेशी के मौका पर तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब और कौमी असम्बली उनके साथ आए। जहांगीर तरीन के घर दावत पर तहरीक इंसाफ के 30 के करीब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शरीक हुए। ये अरकान असम्बली की एक बहुत मुतासरकुन तादाद है। इन अरकान को साथ मिलाकर जहांगीर तरीन एक मौसर फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत के लिए ठीक ठाक मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि PTI की जो मौजूदा शक्ल है इसके बनाने में जहांगीर तरीन का अहम किरदार है और उनकी हिमायत करने वाले राजा रियाज ये एहसान भी जता चुके हैं कि इमरान खान के हक में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी भी जहांगीर तरीन की कोशिशों का ही नतीजा है। वो कितने लोग हैं जो पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं, मगर 2013 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है, वो 60% है और उनको आप तोड़ के लाए जी। तो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। 17 अप्रैल को राजा रियाज ने एक वार्निंग के से अंदाज में कहा कि वो तहरीक इंसाफ के परचम तले खड़े तो हैं, लेकिन यही रवैया रहा तो कोई कदम उठाने पर मजबूर। इंसाफ मांग रहे हैं किससे राय साहब? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से। आपने इसी तरह रवैया रखा तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में, नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा का अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। फिर जहांगीर तरीन ने मजीद सियासी पावर शो के लिए अपने हिमायती अरकान को अफ्तारी पर बुलाया तो कुछ लोग मुतहरिक हो गए। जहांगीर तरीन से राबता किया गया, इन्हें अफ्तारी मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। रोजाना डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ताकतवर लोगों ने अपना किरदार अदा किया ताकि PTI को मजीद नुकसान से बचाया जा। इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, यकीन दहानी कराई कि आपकी मेरे साथ आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी और रिक्वेस्ट ये आपसे आप इस अफ्तारी को पोस्टपोन करते। सबका ये ख्याल था कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से तो हम इसकी रुकावट ना बने। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट की खबर के मुताबिक जहांगीर तरीन के हिमायती वुज़रा तफ्तीशी टीम की सरबराह की तब्दीली के लिए दबाव डाल रहे हैं। जहांगीर तरीन को टीम के सरबराह डायरेक्टर FIA लाहौर पर एतराज है। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम के सरबराह ने सबूत छुपाने और समझौते से इनकार कर दिया था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन को इस बात का यकीन होना चाहिए कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा।
अगर जहांगीर तरीन की सियासी नाराजगी बरकरार रहती है तो वो हुकूमत के लिए मुश्किल बन सकते हैं। जब बजट पेश किया जाएगा उस वक्त बजट की मंजूरी के लिए भी हुकूमत को अपने नंबर्स पूरे करना होंगे। इस वक्त जहांगीर तरीन को जो सियासी हिमायत हासिल है, हुकूमत को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस सब सूरत हाल में हुकूमत करेगी क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं अब्दुल्लाई दस्ती साहब से, जो कि इस वक्त रहनुमा भी हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असेंबली भी है और जहांगीर तरीन साहब की टीम कह ले, उनके ग्रुप कह ले, उनका उसका हिस्सा भी है। दस्ती साहब, आपका शुक्रिया। ये मुझे बताइएगा, ये आप क्या कहना क्या चाहते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करके? कोई प्रेशर डालना चाहते हैं इंसाफ की आड़ में? आप चाहते क्या है कि आप पर जो केसेस हैं, यानी जहांगीर तरीन साहब पर जो केसेस हैं, वो खत्म हो जाएं? आपका मुतालबा क्या है? और अब आप जत्थे की सूरत में, ग्रुप की सूरत में जाएंगे खान साहब के पास? विद इन दी पार्टी हम लोग, क्योंकि हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्से हैं और हम अपने लीडर से मिलना चाह रहे हैं, अपने वजीर आजम से मिलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी तशवीश वाली बात है या कोई अनहोनी बात है। ये हमारे हक भी है, हमारी पार्टी के सरबराह है, तो उसके अंदर सिर्फ जो मकसद है, बल्कि आज कल शायद सीएम साहब की भी मुलाकात हुई है मलिक नौमान लंगड़ियाल साहब के साथ, तो उसके अंदर भी उन्होंने भी इस चीज का इजहार किया है कि भी इनके दरमियान जो खलीज है उसको खत्म किया जाए। और हमारा भी यही मौकिफ है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि इनको साथ बिठा के जो उनका मौकिफ है, क्योंकि जो मौकिफ उन्होंने हमें बयान किया वो हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल जायज है, कि उसके अंदर सिर्फ उन्होंने मुतालबा यही किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री एंड फेयर हो, उन पे अनड्यू प्रेशर ना हो तफ्तीशों के। भाई आपने दस्ती साहब के ये कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है? क्योंकि ये तो देखें एक इदारा कर रहा है, इदारे के पास सबूत है, अगर जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह होंगे वो छूट के बाहर आ जाएंगे। आपको लगता है इंतकामी कार्रवाई हो रही है? और अगर आपकी खान साहब से मुलाकात हो गई तो फिर ये इंतकामी कार्रवाई खत्म हो जाएगी? देखिए, तरीन साहब का जो मौकिफ है आपने खुद सुना होगा कि जो एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके अंदर उन्होंने यही कहा था कि व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर मेरे खिलाफ एफआईआर हो रही है। और इसके अलावा जो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो इंक्वायरी है वो फ्री एंड फेयर हो। तो मेरा नहीं ख्याल, ये तो हर एक शहरी का, पाकिस्तान का कोई भी शहरी है, उसका लीगल राइट है। ये तो नहीं, क्या हर पाकिस्तानी शहरी वज़ीर आज़म से मिल सकता है इस तरह से? ये लीगल राइट तो है। बिल्कुल, क्या ये पॉसिबल है कि वो अदालतों की बजाय वज़ीर आज़म से मिलने जाके और मामला खत्म कर ले अपना? नहीं, मिला करते थे, खुली कचहरियां होती थी, खुली कचहरियों के अंदर वजीर आला बैठा करते थे, वजीर आज़म बैठा करते थे। ये जो वजीर आज़म पोर्टल है, ये क्या चीज है? यही चीज है ना कि एक आम आदमी को रसाई हो वजीर आज़म तक, और वो पोर्टल के ऊपर जितनी भी शिकायत है आपके सामने उसका अदाला किया जाता है। लेकिन ये जो मसला है ना, ये हमारी पार्टी का मसला है। ये विद इन पार्टी एक थोड़े से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी अनड्यू हम फेवर चाह रहे हैं कि नहीं। अच्छा दस्ती साहब, अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो फिर क्या करेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जायज बात है, इसमें ना होने वाली बात ही नहीं है। ये तो जस्ट एक थोड़ा सा गैप आ रहा है, और जिस दिन ये मुलाकात होगी उसी वक्त मेरा नहीं ख्याल कि ये इशू रहेगा, ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर प्लान बी भी तो होता है ना दस्ती साहब ज़हन में? प्लान बी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि गुड साइन आ रहे हैं, अच्छी ठंडी हवाएं आ रही है, इस्लामाबाद की तरफ से भी आ रही हैं, लाहौर से भी आ रही है, तो इसलिए प्लान बी की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, यानी मुलाकात के इशारे मिल रहे हैं। ये मुलाकात आप सबके साथ होगी दस्ती साहब, या सिर्फ जहांगीर तरीन साहब जाएंगे? जैसे ये अभी इसका साथ जाएंगे तो आप लोग साथ होंगे? नहीं, तरीन साहब से अभी फिलहाल मेरा ख्याल है उनकी मुलाकात नहीं होगी। पहले हम शायद पूरा ग्रुप या हमारे में से 3-4 बंदे जाके उनसे मिलेंगे और बैठ के जो उनका मौकिफ है वो बताएंगे, और उसके बाद जो है तरीन साहब की शायद मुलाकात होगी। अच्छा, और उसके बाद आप ये चाहेंगे कि जो शुगर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इन्वेस्टिगेशन भी रोक दी जाए? नहीं, क्यों रोक दी जाए? वाई? देखिए, अगर एक बंदा ये चाह रहा है कि मेरी फ्री एंड फेयर मेरी इन्वेस्टिगेशन हो और एक अनड्यू प्रेशर ना हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ये कहें कि एक बंदा अगर इंसाफ मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मेरे खिलाफ आप जितनी इंक्वायरीज है, एफआईआर है, वो खत्म कर दें। इसका ये मतलब तो नहीं है। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर हो रही है उनके मुताबिक उन पे एविडेंस होंगे, कि आपके सामने उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप उनके ऊपर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई हैं और एक दिन के अंदर 3 एफआईआर हुई हैं, और उन्हीं एफआईआर के अंदर शुगर का कोई हवाला नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस चीज का हम मुतालबा कर रहे हैं तो आप उस चीज को आप ये कहें जनाब ये एंटी प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
चले। अच्छा, जिसके पास इंसान अपनी फरियाद लेकर जाता है उसी के पास ताकत होती है उस चीज को खत्म करने की भी और उस चीज को लागू करने की भी। तो इसका मतलब है ये चीज लागू भी आपके ऊपर, या चीज इंपोज भी आप पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही की थी। आपको लगता है खान साहब बदला ले रहे हैं किसी बात का जहांगीर तरीन साहब से? जरूरी तो नहीं है कि खान साहब ने की हो, खान साहब के नोटिस में दी गई। और कौन हो सकता है? जब खान साहब को पता लगा और कौन हो सकता है? आप देखिए, इसके अंदर मुख्तलिफ आपके एडवाइजर्स हैं काफी, और उसके अलावा FIA है। इमरान खान साहब का तो FIA खुद से तो नहीं करेगी ना, या तो वजारत दाखिला के अंडर आती है, या तो ये हुक्म वजारत दाखिला से आया, या किसी और वजीर से आया, किसी मुशीर से आया। आपको कौन लगता है जो खान साहब के कान भर रहा है? कोई भी नहीं लगता, ये तो डिपार्टमेंट का काम है। जब उनको एक देखे ना, कोई एक पता लगता है किसी चीज का कि भाई ये शिकायत किस चीज की लेके जाएंगे आप? सबको तो आप इंजर्ड दे रहे हैं, शिकायत किस चीज की लेके जाएंगे आप? जो तरीन साहब का मौक़िफ़ था, मैं आपको दोबारा कर दूं, आपको जो 2-3 एपिसोड के अंदर उन्होंने बातें की थी, उनका जो एक सारा कंक्लूजन था वो ये था कि उनके मुताबिक वो ये चाह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कुछ लोग जो है वो मेरे ऊपर अनड्यू प्रेशर दे के मेरे खिलाफ FIR करवा दें। अब वो कौन लोग हैं, कौन असरअंदाज हो रहे हैं, वो उसका आपको बेहतर तरीके से जहांगीर तरीन साहब ही बता सकते हैं। अच्छा, नहीं अभी आपको नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन केस ऑफ एनी ऑड सिनारियो दस्ती साहब, ये जो आपका ग्रुप है 35-40 मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली का, ये अपना वजन किसी और के पलड़े में भी रख सकता है जब आपको लगे कि हालात खराब हो गए हैं, बात आपकी कोई नहीं सुन रहा? नेवर, कभी भी नहीं। पार्टी को, इमरान खान साहब को कभी भी नहीं छोड़ सकते, ना तरीन साहब छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब दस्ती साहब, हमें वक्त देने के लिए। यही बात और यही सवाल हम करते हैं मावन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म जनाब शहबाज गिल साहब से। गिल साहब आपका शुक्रिया। गिल साहब, ये डर नहीं लग रहा, मतलब इस बात से घबराहट नहीं हो रही है कि 40 लोग अपना वजन अगर किसी के पलड़े में डाल देते हैं तो आपके लिए पंजाब में वफाक में मुश्किल हो जाएगी? वो जहांगीर तरीन साहब जो कहते थे कि मैं आपका दोस्त हूं, अगर आप दुश्मनी पे उतर आए तो ये 35-40 लोग आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी कि उन्होंने कोई शर्त लगाई हो। मैंने तो यही देखा कि वो ये चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से उन लोगों की एक मुलाकात हो और वो अपने खदशात बताना चाहते हैं अपने लीडर को, जो कि उनका हक है, जितने भी हमारे MPs और MNAs हैं। और पहले भी ये बात हमने बड़ी वाज़ेह की थी, अब भी की है, कि कानून पाकिस्तान में दो नहीं एक होंगे। जो कानून अपोजिशन के लिए है वही कानून हुकूमती लोगों के लिए होंगे। हाँ, माजी में ऐसा नहीं होता रहा, अब ऐसा ही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिलीव करते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। रही बात अगर उनको ये है कि किसी की विक्टिमाइजेशन हो रही है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो बिल्कुल उनका अपना घर है, प्राइम मिनिस्टर उनके अपने लीडर हैं, बिल्कुल घर के अंदर बात होनी चाहिए, अपने लीडर के साथ बात होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अच्छा गिल साहब, क्या ये प्रिविलेज ऑपोजिशन को भी हासिल है? क्योंकि वो भी, उनको भी ये लगता है कि उनके खिलाफ अनड्यू केसेस हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। क्या वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सुलाने के लिए आ सकते हैं वज़ीर आज़म साहब से मिलने के लिए? देखिए, इसकी दो कॉनोटेशंस हैं, आप ये जहन में रखिए। एक तो अगर उन्होंने हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो हमारी पार्टी के लोग हैं, वो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, वो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर से एज अ हेड ऑफ देयर पार्टी मिलना चाह रहे हैं। बाकी तो हर पाकिस्तानी अपनी शिकायत प्राइम मिनिस्टर तक भिजवा सकते हैं। अगर किसी और को भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइम मिनिस्टर तक भिजवा सकते हैं। जवाब जो दूसरों के लिए होगा कानून के अंदर रहते हुए, वही अपनों के लिए होगा कानून के अंदर रहते हुए। कि विक्टिमाइजेशन ये हुकूमत किसी के साथ ना करना चाहती है ना करती है, कानून के मुताबिक चीजें हो रही हैं और कानूनी जो बातें हैं वो अदालतों ने तय करनी है। अच्छा गिल साहब, आपको नहीं लगता कि ऐसा करना एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, हेड ऑफ द स्टेट के लिए, कि एक शख्स जिस पे केसेस चल रहे हैं उस दौरान उससे मिलना, और वो बात भी कोई और करने नहीं आ रहे, वो बात भी पर्टिकुलरली अपने केस की ही करने आ रहे हैं, और केस भी FIA हैंडल कर रहा है जो कि वजारत दाखिला के अंडर आती है, तो उसके बारे में बात करना एक तासुर ऐसा देगा कि जहां पे अपने लोग हैं वहां पर आप जो है जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रिविलेज, जैसा कि मैंने पहले कहा, फिलहाल ऑपोजिशन को हासिल नहीं है। नहीं, ये प्रिविलेज हर पाकिस्तानी को हासिल है। वो बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर वो बात कर सकते हैं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ये जो आप बार बार हर पाकिस्तानी के साथ इसको लिंक कर रहे हैं वो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि ये हमारी पार्टी के लोग हैं।
ये एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक तंजीम के लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्टेड हैं। वो अगर प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाह रहे हैं तो आप इसको कंपेयर नहीं कर, ये ऐसे ही है जैसे नून लीग के लोग जो है वो शहबाज शरीफ के साथ बैठ के अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो वो प्रिविलेज जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों के पास नहीं है, एग्जैक्टली वो वाला प्रिविलेज, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अंदर वो बात कर रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा। अगर आप इन केसेस को किलसा परसू करते हैं, मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, आपको ये खदशा है कि ये लोग 40 लोग या 35 जितने भी लोग हैं कल को पंजाब में कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, वफाक में कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है, जिस तरह ये चाह रहे हैं उस तरह नहीं होता तो? देखिए, अगर पे तो बहुत सारे एनालिसिस किए जा सकते हैं, इसलिए जो अब इस टाइम सिचुएशन है मैं उस पर बात करना चाहूँगा और उसका जवाब ये है जो मैंने आपको बताया कि इन तमाम लोगों की भी अगर स्टेटमेंट देखें तो इन तमाम लोगों के ने भी बार बार ये कहा कि उनके लीडर इमरान खान हैं। इन्होंने बार बार ये कहा कि वो बात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, वो जो उनके ख्याल में विक्टिमाइजेशन हो रही है उसकी तरफ उसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं वो, और ये उनका हक है कि वो अपने लीडर के साथ मिलकर पॉइंट आउट करें। बाकी जो मफरूज़ों पे बात है कि कौन क्या करेगा, वो मफरूज़ों पे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। नहीं गिल साहब, ये देखें ना, वैसे ये प्रैक्टिकली भी आप सियासी आदमी, आप सियासत को जानते हैं हमारे मुल्क की। एक बंदा अगर 35-40 लोगों को साथ लेके फिर रहा है, नाश्ते भी करवा रहा है, अदालत में भी साथ लेके जा रहा है, पेशों में भी साथ लेके जा रहा है, बसों में भी साथ लेके जा रहा है, उसका कोई मतलब है ना, उसकी कोई मैसेजिंग है, वो वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू यू। तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं कि वो एम ही लेके फिर रहा है। अब वो आपको क्या इस बात का एहसास, डेफिनेटली आपको एहसास होगा कि ये कल को कुछ भी हो सकता है इन 35-40 लोगों के साथ। नहीं, इसका मुझे मतलब कोई वजह नज़र नहीं आती कि इस पे वरी करने की क्या वजह है। पार्टीज़ के अंदर लोगों से रिलेशनशिप होते हैं और भी बहुत सारे लोगों के पार्टी के अंदर MNA और MPs के साथ रिलेशनशिप हैं। हमारे अब हलीम आदिल शेख हैं कराची में, या हमारे दूसरे गवर्नर सिंध हैं कराची में, उनके बहुत सारे रिलेशनशिप हैं कराची में जो हमारी पार्टी है उनके MPs और MNAs के साथ। तो लोग मिलते हैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ। पार्टी के अंदर शख्सियात होती हैं जिनको वो लाइक करते हैं, लेकिन लीडरशिप तो फिर एक ही होती है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान है। जो वो फैसला करेंगे वो सबको कबूल करना पड़ेगा एंड ऑफ द डे। राजा रियाज कहते हैं, खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं पेशी के बाद, कहते हैं कि हमारी बात सुने वरना नुकसान होगा। वो नुकसान किस किस्म का हो सकता है? क्योंकि इस तरह के जेस्चर अलीम खान ने नहीं दिए थे। जब वो नैब में पेशियां भुगत रहे थे वो अकेले जाते थे। ये साहब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लोग लेके फिर रहे हैं, और फिर वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको नताइज के बारे में बताते हैं कि अगर आपने ये ना किया तो ये हो जाएगा। नहीं, ये मैंने दोबारा ऐसे कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कई दफ़ा घर में होता है कि अगर मुझे फ़ौरन खाना ना दिया तो मैं गिलास तोड़ दूंगा, एक भाई दूसरे बहन को या भाई को कहता है। तो ये बातें घर के अंदर चलती रहती हैं, कोई ऐसे नताइज वाली इसमें बात नहीं है। जस्ट वो अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब तक, वो उनका हक है। और कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी के लिए नताइज बुरे होंगे या उनके लिए खुद के लिए बुरे होंगे या किसी और के लिए बुरे होंगे। वो जस्ट एक अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, तो इसको उतना ही रहना चाहिए। उस बात को ज़्यादा रीड करने की मेरा ख्याल को जरूरत है। ठीक है गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा यहां पर लेते हैं। जो कोयटा में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, कोयटा ब्लास्ट जो हुआ, उसमें गलती किसकी थी? सवाल यह है कि इतने हाई रिस्क सिक्योरिटी जोन में एक बारूद से भरी हुई गाड़ी पहुंच कैसे गई और फिर खुद को धमाके से उड़ा भी लिया। बात करेंगे इस हवाले से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत से इस वक्फे के बाद। पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए CPAC को लाइफलाइन करार दिया जाता है। इसी CPAC में बलूचिस्तान मरकजी हैसियत रखता है। यही वजह है कि दुश्मन कुव्वतें मुसलसल बलूचिस्तान के अमन को निशाना बनाती। मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स आपस में इत्तेहाद करके पाकिस्तान पर कारी ज़रब लगाना चाहते हैं। गुज़िश्ता बुध की रात को भी यही सब कुछ हुआ। सरीना होटल की पार्किंग में होने वाले खुदकुश हमले में अब तक 5 अफराद जाम हक, जबकि 11 अफराद जिंदगी मौत की कशमकश में हैं। सरीना होटल कोयटा के हसास तरीन इलाके में मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि हमले के वक्त चीनी सफीर भी उसी इलाके में मौजूद थे। शेख रशीद के मुताबिक चीनी सफीर कई रोज से कोयटा में मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू के मुताबिक खुदकुश हमले के वक्त चीनी सफीर होटल में मौजूद नहीं थे मगर कोयटा क्लब में मौजूद थे।
कई दिनों से चाइना के सफीर वहाँ हैं, वो सेफ हैं और आज भी वहीं पे। एफसी ने 13 चौकियां पुलिस को ऑलरेडी दे चुकी थी और हमारा ख्याल था कि हम एफसी को सारे कोयटा से निकाल लें, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ये चीज कंफर्म है कि हदफ चीनी सफीर ही थे और उनका स्टे इसी होटल में था। देखिए अभी इस चीज़ की हम तहकीकात कर रहे हैं, अभी इसकी तहकीकात करने के बाद ही हम जिस कोई नतीजा आएगा तो आप सरीना होटल कोयटा का वाहिद 5 स्टार होटल है जिसमें गैर मुल्की मेहमानों को ठहराया जाता है। ये इलाका हाई सिक्योरिटी जोन समझा जाता है। सरीना होटल के सामने कोयटा कंटोनमेंट वाक़े है, साथ में ही बलूचिस्तान असम्बली और बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी वाक़े है। इसके बावजूद खुदकुश हमला आवर न सिर्फ इस इलाके में दाखिल हुआ बल्कि होटल की सिक्योरिटी हिसार को तोड़ते हुए पार्किंग तक जा पहुंचा। बदले न खास्ता अगर चीनी सफीर को नुकसान पहुंच जाता नाज़रीन तो पाकिस्तान को संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता था। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने अपने एक बयान में हमले की शदीद मजम्मत करते हुए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़म को दोहराया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक उन्होंने अपने मातहत 22 इदारों को हिदायत की है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत जारी कर दी है। सवाल मगर यह है कि ये सब इदारे पहले किसी अलर्ट पर थे। पाकिस्तान और सीपैक के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत होने के बावजूद बलूचिस्तान की सिक्योरिटी यकीनी नहीं बनाई जा सकी है। बलूचिस्तान में इस वक्त 4 अहम गिरोह सरगर्म है नाजरीन, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, दाइश और तहरीक तालिबान सर फहरिस्त है। लेकिन ये तमाम गिरोह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुताबिक आपस में इत्तेहाद कर चुके हैं और इनकी पुश्त पनाही कर रहा है। ये जो हज़ारा कम्युनिटी को इन्होंने टारगेट किया, ये जो आईसिस ने क्लेम किया है, हम सब का ये ओपिनियन है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का कि अब इसको आईसिस को बैक कर रहा है हिंदुस्तान का स्टेटेड एम है। ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है पाकिस्तान में इंतशार फैलाना। सिक्योरिटी के हालात दुरुस्त नहीं है, दुश्मन कुव्वतें पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर हैं। इसके बावजूद हैरत अंगेज तौर पर दहशतगर्दी को कंट्रोल करने और इसके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का जायजा लेने वाली एपेक्स कमेटी जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये जायजा लेती है, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 3 सालों में सिर्फ 2 इजलास ही मुमकिन बना सकी। आखिरी इजलास मार्च 2020 में मुनक्किद किया गया था। यही नहीं, कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसकी बाज़गश्त पिछले दौरे हुकूमत में सुनाई दी गई थी, अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। अभी तक इब्तदाई सतह पर ही काम चल रहा है। जाम कमाल वज़ीरिस्तान या किसी और के हवाले से क्या उनका बयान था, ये सुनिए। मैं लाहौर सेफ सिटी के साथ हमारे आईजी साहब जब वी ऑल विल इंटरैक्ट, वी आर एट द इनिशियल स्टेज, और इनिशियल स्टेज पे जो चीज़ें इन्होंने फेस की, जो कि शायद अगर आप इसको रीबर्थ अगर इसकी कराना चाहें तो आप ज़रूर चाहेंगे कि जी अगर ये चीज़ें पहले हो जाती हैं तो ये इतना ज़्यादा बेहतर होता। सो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि वो जितने भी हिकअप्स थे उन हिकअप्स को हम देखें वो क्या थे जिनको हम अपने सिस्टम में बेहतर कर सकें। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1400 CCTV कैमरे कोयटा के 6 दाखिली और खारजी मकामात पर नस्ब किए जाने थे, मगर ना वो कैमरे नस्ब हो सके, ना ही नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयों का जायजा लिया जा रहा है। शायद इंतजार किया जा रहा है कि फिर कोई हादसा हो, फिर मुल्क दुश्मन कुव्वतें बरसरे पैकार हों और फिर उनको लताड़ा जाए, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़म फिर दोहराया जाए। लेकिन जो करने के काम है वो ना पहले किए जा सके ना अब किए जाएंगे। इस सब का जिम्मेदार कौन है, इसी पर बात करेंगे तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जनाब लियाकत शाहवानी साहब से। शाहवानी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला पर्टिनेंट सवाल, ये बंदा इतने हाई रिस्क और हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, इसको रेड जोन ही कह लें आप, दाखिल कैसे हो गया? सर, बारूद से भरी गाड़ी थी, जगह जगह चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पे चेकिंग होती है गाड़ियों की, फिर होटल में दाखिल हो गया। ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है तो और क्या है? अली अदर भाई, ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं बल्कि टेररिस्ट की जो है बहुत बड़ी प्लानिंग थी और पता नहीं कब से इस प्लानिंग में ये लगे रहे होंगे। और ये जो आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, तो इसी सवाल को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो अमल जारी है। CTT, हमारे सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह में बहुत जल्द पता चलेगा कि ये कैसे हुआ, प्लानिंग किस लेवल की थी। अब जो कालादम तंजीम है TTP ने इसको कबूल किया है, तो इससे पहले इस तंजीम ने पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए रखा, इसी तरह के वाकयात आज ये जो कल रात सरीना होटल में हुआ, आपको याद होगा 2007 या 8 में मैरियट होटल इस्लामाबाद के सामने इसी तरह हमले हुए और कई मकामात पे। तो
एक टेररिज्म की पूरी लहर रही है इस मुल्क में। नहीं, और देखिए असल में पता है क्या, उन हमलों को हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते इन हमलों से क्योंकि तब ये पाकिस्तान में नया नया होना शुरू हुआ था, हमें भी अंदाजा नहीं था थ्रेट लेवल का। अब तो माशाल्लाह से हमें पता लग गया, हमारे पास एक्सपर्टीज है, हमें पता है हमने कैसे डील करना है, हमने सिक्योरिटी कैसे टाइट करनी है, हमें पता है। और अब तो हमने माशाल्लाह काबू पा लिया था इन पे। सवाल सर यहाँ पे ये है, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों। ये जो इतने अरसे से हमारा एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं हुआ, पिछले 3 सालों में मुझे आप बता दें कितने इजलास हुए, उस पर कितना अमल दरामद हुआ, फिर ये आपके पास जो एक क्या कहने की रिपोर्ट आनी चाहिए थी या आपको आवाम को रिपोर्ट देनी चाहिए थी कि आपने कितनी कार्रवाइयां की अभी हाल ही में हजारा कम्युनिटी के साथ जो कुछ हुआ। सर ये जो तैयारी आपकी थी उसमें कोई कमी रह गई, आपको नहीं लगता उसका मवाजना आपको करना चाहिए? अली अदर भाई, कमी रहता तो उसी तरह के हालात होते जैसे 2.5-3 साल कबल जो हालात रहे हैं। उस तरह के हालात इसलिए नहीं है कि हमने तकरीबन अपने तौर पे बहुत कोशिश करके उन कमियों को खत्म किया, हमने टेररिज्म को रिड्यूस किया। आप ही के चैनल ने पिछले साल अक्टूबर में एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें आप ही के उस रिपोर्ट का जो उन्होंने पब्लिक किया उसमें यह था कि 53% बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सूरत हाल अमन अमान बेहतर हुई है। तो ये वो क्रेडिट है, मैं उस क्रेडिट को नहीं ले रहा, मुझे इस वाक़े पे अफसोस है, एक सिंगल वाक़े पे भी अफसोस है, लेकिन हम उसको कंट्रोल करते रहे। दूसरी बात यह है कि यहां पर पाक अफगान बॉर्डर है, पाक ईरान बॉर्डर है, बॉर्डरिंग एरियाज हैं, गो कि फेंसिंग का अमल जारी है, तेजी से यह अमल जारी है और इंशाल्लाह जून जुलाई में फेंसिंग का अमल मुकम्मल होगा। तो उस अमल के बाद भी ये वाकयात कम हुए हैं। और फिर जो है कल ये जो टेररिस्ट उस गाड़ी में मौजूद था, इसको अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, वहां पर सिक्योरिटी के ऐसे हालात मौजूद थे कि इस टेररिस्ट को अपने आप को बाद में गाड़ी ही में उड़ाना पड़ा। तो उसके गिर्द जो है गेरा तंग था और ये वही मेजर्स थे कि हमने उठाए थे कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी बात कर लेते हैं। साहब मुझे बताएं, आपके पिछले 3 सालों में एपेक्स कमेटी के कितने इजलास हुए? एक। दूसरा, ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो अभी तक आपका इब्तदाई मराहिल में है, 3 साल हो गए आपकी गवर्नमेंट को, वो अब तक मुकम्मल क्यों नहीं किया आपने? 3 साल में तो इस पे काम का आगाज ही नहीं हो सका, बल्कि ये 2007 में जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ये इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था, इस पे काम का आगाज नहीं हो सका। छोड़े, पास्ट गवर्नमेंट ने नहीं किया, हमने इस पे आगाज, वो तो मैं मान गया आपकी बात। हाँ, नहीं हमने काम, वो सर सिर्फ 1400 काम का आगाज हो चुका है, वो क्यों नहीं लगा सके आप? कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे काम का आगाज हो चुका है, टेंडरिंग प्रोसेस हो चुकी है। नेस्पाक जो है जो फर्म है उसने PC1 में कुछ चेंजिंग की जिसकी वजह से उसको रिवाइज करना पड़ा। बाकी जो है इसके इमारत बिल्डिंग उस पे काम का आगाज हो चुका है। 1403 CCTV कैमरे लगेंगे। कितने कैमरे लगेंगे सर इस वक्त? मुझे ये फिगर बता दें शाहवानी साहब। किस चीज का? कितने कैमरे लग चुके हैं सर कोयटा में इस वक्त? सर ये प्रोसेस 1403 कैमरे लगने हैं, टेंडर हो चुका है। वो जो PC1 है उसके डिजाइन में कुछ इश्यूज थे जिसको हमने रिवाइज करके अभी रीटेंडर किया है और काम का आगाज हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। शाहवानी साहब, पोल जो है पोल लगने शुरू हो चुके हैं। एक दफा हाथ रख के मुझे बताना चाहिए ये नेग्लिजेंस सही है कि 3 सालों में 1400 कैमरे लगने थे, 3 सालों में वो नहीं लग सके, अभी टेंडर में बात चल रही है। तो मुझे आप ये बता दें लियाकत शाहवानी साहब, इसको नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे? नेक्टा के अब तक सिर्फ 2 इजलास हुए हैं आपके एपेक्स कमेटी के, सिर्फ 2 इजलास हुए हैं। शाहवानी साहब आपने मुझे फिगर नहीं दिया, मैं आपको फिगर दे रहा हूं। आपको नहीं लगता यहां पे ये एक ऐसी नेग्लिजेंस है कि जिसका जवाब आपको देना चाहिए? मुजम्मत करने का फायदा नहीं है सर। आप एक काम करें, अगले 10 जो वाकयात खुदा ना खासा जो होने हैं ना सर, उसमें आप कठी मुजम्मत कर दें, मुजम्मत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम जो होना चाहिए था इसका जवाब दे कौन है? अली अदर भाई, हमने मुजम्मत कम और मुजाहिमत ज्यादा की है। इस गवर्नमेंट में जो है उस रेजिलियंस को देखें, उस कमिटमेंट डेडिकेशन को देखें जिसके तहत आप ही के चैनल ने यह कहा कि बलूचिस्तान में 53% सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए, इंप्रूवमेंट है। तो
सिर्फ मजम्मत तक तो बात नहीं थी, हमने ये परफॉर्मेंस दिखाया है। और 2007 का वो क्वेटा सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जिस पे काम का आगाज हुआ ही नहीं, हमने उस पे काम का आगाज किया है, उस पे अमल जारी है, वही तो और टेंडरिंग से बात आगे निकल चुकी है, सिर्फ जो है ना उसका डिजाइन चेंज करके। जी शाहवानी साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पैन ऑफ 3 years, 1-2 महीनों की बात मैं नहीं कर रहा। डिजाइन चेंज होता तो वो पहले हो चुके होता और अब तक काम शुरू हो जाता है। एक बात, दूसरी बात मुझे बताएं, ये गाड़ी आई, गाड़ी में बारूदी मवाद था, गाड़ी कहां से निकली, कोयटा में कैसे एंटर हुई, किन किन रस्तों से गई, रस्तों से होती हुई उस होटल तक कैसे पहुंची, मुझे बताएं। ये कैसे पता चलेगा? आज अगर कैमरे लगे होते तो ये आसान ना हो जाता पता करना कि ये किसने किया, कैसे हुआ? आज कैमरे लगे होते, आज ये 3 साल की गफलत ना होती शाहवानी साहब, तो ये मामला हल ना हो चुका होता। नहीं, गफलत नहीं, काम है, काम हम कर रहे हैं। और मैं एग्री करता हूं, सीसीटीवी कैमरे जब 1403 कैमरे लगे होते, मजीद इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है उसमें आसानियां पैदा होती। आई डू एग्री, लेकिन अब भी होटल और होटल के उन एरियाज में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और गाड़ी कहां से ओरिजिनेट हुआ, किन रूट से घूम फिर कर यहां तक पहुंचा, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पूरा जो है डिटेल वो सामने आएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम एग्री करते हैं, और सिर्फ अली हैदर भाई ये कोयटा सेफ सिटी तक मामला नहीं है, डिजिटल कोयटा हमारा प्लान है। डिजिटल कोयटा के 2 कंपोनेंट है, कोयटा सेफ सिटी और कोयटा स्मार्ट सिटी। ये अब क्या कहा जा सकता है शाहवानी साहब, वो एक कहावत भी है ना इंग्लिश की कि आपने जो कुछ करना है वो आप कर रहे हैं सर, लेकिन आपकी एक गलती और उनको एक जीत चाहिए, आपको बार बार जीतना होगा। यही मसला है कि आपको हर दफा जीतना है। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब आपकी कीमती वक्त का। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारती रेफरेंस के मामले पर नजरसानी की अपील सुन रहा है। नाज़रीन, आज दौरान समाअत 3 जज साहिबान आपस में उलझ पड़े। दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाकर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अब्दुल रहमान को हिदायत की कि वो अपने दलाइल मुख्तसर रखें ताकि मामले को जल्दी निपटाया जा सके। उन्होंने कहा कि वो दूसरे फरीक को भी ये कहते रहे हैं कि वो अपने दलाइल को मुख्तसर रखें। इसी गुफ्तगू के दौरान साथी जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरकारी वकील यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि वो इनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कहा कि वो इनकी बात में मदाखलत ना करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि किसी जज का नाम लिए बगैर कहा कि यहाँ पर कोई रेस तो नहीं लगी हुई कि जल्द अज जल्द खत्म करना है, बल्कि दूसरे का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए। ये बात सुनकर जस्टिस मकबूल बाकर गुस्से में आ गए और रिमार्क्स देते हुए कहा किसी सीनियर जज की बात में मदाखलत का यह तरीका कार दुरुस्त नहीं है। इसी दौरान जस्टिस सज्जाद अली शाह भी बोल पड़े और रिमार्क्स दिए या तो वकील को सुना जाए और अगर वो इल्तवा मांग रहे हैं तो उनको इल्तवा दिया जाए, लेकिन वकील को बार बार टोका ना जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो बेंच से उठ चले जाएंगे, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि उठकर वो भी जा सकते हैं, और ये कहकर जस्टिस मकबूल बाकर उठकर चले गए, जिस पर समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया गया। नजरसानी की इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर का जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी बीवी सरीना ईसा से भी तल्ख जुमलों का तबादला हो चुका है। बातज़ा जस्टिस मुनीब ने सरीना ईसा से माजरत भी की थी। आज समाअत दोबारा शुरू हुई तो बेंच के सरबरा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जब आप ताज़ा पानी ना पी सकें तो ताज़ा हवा में सांस भी काफ़ी होता है। उन्होंने कहा कि रोज़े से होने की वजह से वो ताज़ा हवा में सांस लेकर आए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने समाअत शुरू होने पर कहा अगर इनकी कोई बात जस्टिस मकबूल बाकर को बुरी लगी तो वो उस पर माजरत खा है, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि इनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। समाअत के ही दौरान दरख्वास्त गुजार जस्टिस फायज ईसा ने बार बार मदाखलत की कोशिश की तो जस्टिस मंजूर मलिक ने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि वो बार बार मदाखलत से इज्तनाब करें और अपनी सीट पर बैठ जाएं। इस पर अदालत ने सरकारी वकील को 23 अप्रैल तक दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। याद रहे नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, जिसकी समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस खारिज कर दिया था, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा की बीवी सरीना ईसा के हवाले से तहकीकात के लिए FBI को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर समाअत जारी है। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
किस तरफ चल पड़े। पैसे और जायदाद की हवस से आंखों पर पट्टी बांध दी है, खून सफेद हो गया है। ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं, सर नदामत से झुक जाते हैं। लालच ने ऐसा अंधा कर दिया कि पाल पोस कर बड़ा करने वाले वालिदैन पर हाथ उठाते हुए भी हया नहीं आती हमें। वालिदैन के बारे में तो ये हुक्म है कि इन्हें उफ तक ना की जाए, लेकिन कुछ सफाक, कुछ बेरहम और कुछ नाखल्फ ऐसे हैं जो अपने हाथों से अपने ही वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। हालिया वाकया लाहौर का है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जहां जायदाद के तनाजे पर पहली बात तो यह कि माँ बाप से जायदाद का तनाजा होना ही क्यों चाहिए। आप भी उनके, जायदाद भी उनकी। बेटे ने तशद्दुद किया अपने बाप पर और उसकी पसलियां तोड़ दी, और इस जुल्म में मुल्जिम के 2 मामू और मामूजाद भी उसके साथ शामिल हो गए। तशद्दुद का शिकार बाप की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम अहमद और उसके कजन हाशिम को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिसंबर 2020 में लाहौर में सपाकी का शर्मनाक मुजाहरा देखने में आया था। इकलौते बेटे ने सगी मां को तशद्दुद का निशाना बनाया था, पहले बाल काटे फिर टोके से वार करके जख्मी कर दी। अगस्त 2020 में बेटे के हाथ मां पर तशद्दुद का वाकया हवेली लखा में पेश आया। बूढ़ी मां ने हज के लिए रकम जमा की, अमानतन बेटे के पास रखवाई। जब रकम वापस मांगी तो बेटे ने तशद्दुद करना शुरू कर। जुलाई 2020 में एक अफसोसनाक वाकया रावलपिंडी में पेश आया नाज़रीन, जब अरसलान नामी एक बदबख्त शख्स ने अपनी मां पर हाथ उठाया, इसे जख्मी किया, और जब मां इलाज की गर्ज से अस्पताल ले जाई गई तो वो घर से जेवरात, नकदी और दस्तावेजात लेकर फरार हो गया। ऐसा क्यों हो गया है हमारा माशरा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कुतुब साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा, मैं सर आपके पास आने से पहले एक लम्हा दीजिएगा, मैं जरा बाप से बात करता हूं जिसको मारा, उसके साथ ऐसा बुरा सलूक किया, पसलियां तोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बल्कि बात हुई थी थोड़ी देर पहले, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवाने जा रहा हूं। हमारी जो बात हुई थी उन सब सवाल ये पूछा था हमने कि क्या अब आप अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपका बेटा आपसे माफी मांगेगा, फिर आप क्या करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा। उन्होंने क्या जवाब दिया था, जरा ये सुन लें पहले। मेरा यही है जो बच्चा कोई भी है ना, जितने दिन मगर खाना ना रहने के बच्चा गालने के मगर ये हाथ में आ एक आदमी आ तो मुंडा एक ठीक है, ये मगर ने ना साथ देती है, मेरे गाँव 3-4 होना पै चुका। हमारा जी मेरे से डंडा पाया, पसलियां 2-3 कराए कोई ने भाया जी कहे अल्लाह आलमी जानता है, मेरे गिनाह जाने ना गिनाह गलती है इंसान की भेट होंगी है। मैं तो आंदा ही कुछ नहीं, मैं तो अपनी जान से देखता था। मैं भी आखना इन्होंने ये उन्होंने जिदा मगर संगत देंगे उदा ही पढ़ी जाना मगर बेद भी आखिर दुख तो आ ही गया ना, जान में दुख तो आता ही है ना, दुख तो आता है, ये दुख नहीं आता। बाकी ये तो मगर चढ़े हो ना बड़ा कोई करा देंगे, चुकना जी पत्थर पाड़ देंगी है जी नहीं, ये तो इस तरीके ना माफी मंगेगा तो माफी दे भी सकता बंदा, ये तो नहीं दे सकता। मुसलमान जी बंदा हो जाए तो माफी माँ प्यो दे भी दिंदा, की गारंटी दे भी मैं कहा नहीं ऐसा काम करांगा बाद में पिछले नाल रहांगा, माफी क्या। अफसोस की बात करते हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बिलाल कुतुब साहब ने। कुतुब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये गुफ्तगू आपने सुनी, बेचारा बीमार बूढ़ा आदमी, इसकी पसलियां तक तोड़ दी सर उसके बेटे ने। सवाल मेरा ये है, ये हुआ क्या है बिलाल साहब, मतलब क्या रिश्तों का पास जो खत्म हो गया है, बाप बेटा भाई बहन एक दूसरे के साथ कशिश होती थी, फिर एहतराम का रिश्ता होता था, फिर बाप के साथ एक डर का रिश्ता भी होता था, ये खत्म कैसे हो गया, नजर किसकी लग गई हमारे माशरे को। अच्छा, कमाल बात यह है, पहली बात तो ये कि ये कोई नया वाक़या नहीं है, ये कोई बात मतलब फ़ख्र की नहीं है, ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि एक ऐसा माशरा जो कि इस्लामी माशरा है, मुसलमान माशरा है, रियासत मदीना बनना चाहता है, और वहाँ पे आप सिर्फ ये क्राइम नहीं देखते, वहाँ आप माँ का जुर्म भी देखते हो कि वो बच्चों को आग लगा के सिगरेट पीने लग जाती है। यहाँ वहाँ पे आप इश्क की वो ताकत भी देखते हो जो खामद को कत्ल करा देती है। आप यहाँ पे इश्क की वो ताकत भी देखते हो जो बेटी अपनी माँ को हथौड़े से मार देती है, और वो बहरी भी होती है और गूंगी भी होती है। ये अब अचंबा इस माशरे में नहीं रहा। लेकिन मुझे आप ईमानदारी से बताइए, आपको ये खबरें क्या उन ममालिक से मिलती हैं जो गैर मुसलमान है? पहली बात तो ये। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखिए, अल्लाह के रसूल ने जितनी भी हदीसें बताई हैं उनमें से एक हदीस ऐसी नहीं है कि वहां पे नमाजें कम हो जाएंगी, दाढ़ियां खत्म हो जाएंगी या लोगों के उम्र बंद, ना, हदीसें हैं सारी अखलाक के ऊपर। और एक हदीस क्या कहती है
कि जब बेटी मां की तजलील करने लगे तो क़यामत का इंतजार करना, तो आपको क़यामत का इंतजार नहीं करना। अब मेरे रसूल की हदीस देखिए, बेटे ने आके शिकायत लगाई मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरा बाप, मैं उसकी तमाम जरूरतें पूरी करता हूं, वो फिर भी चोरी करता है। अपने उसके वालिद को बुलाया, वो वालिद जब आ रहे थे तो रास्ते में शायरी में अल्लाह से बातें कर रहे थे कि मैंने किस तरह पाला इस बच्चे को, और ये आज नबूवत के सामने अपने बाप को इस तरह रसवा करेगा। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी सूरत में आपने फैसला नहीं सुनाना जब तक आप उस बाप की उन गुफ्तगुओं को ना सुन लें जो वो रास्ते में अपने बाप से, अपने अल्लाह से करता है। आपने वो बातें सुनी और उसके बाद जो फैसला नाफिज किया वो क्या था? लड़के की तरफ देखा और लड़के को कहा कि तू, गौर कीजिएगा, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है, जैसे चाहे इस्तेमाल करे। अब मुझे बताइए बाप की असमत कौन सी हुई? आप कहते हैं 8वां दरवाजा सादा रे, इस पे बहस नहीं है। बाप, औलाद बाप का माल है, पहली बात ये। अब आइए शरीयत के ऊपर। शरीयत में किसी सूरत आप जायदाद को बांट नहीं सकते या डिमांड नहीं कर सकते जब तक कि जायदाद वाला जिंदा है, बाप अभी जिंदा है। इसलिए वो बच्चा अपना माल नहीं मांग सकता जब तक वो मर ना जाए। मेरे 19 बेटे हैं, मैं 18 को सारा दे दूं, एक को ना दूं, मुझे नहीं कोई पूछ सकता, मैं जानूं, मेरा रब ताला जाने। दूसरी बात ये कि आपने सारे माशरे में वो कौन सी पिछले 70 साल में ऐसी तरबियत की है कि आज आपको चंबा हो रहा है कि बेटे ने बाप को या बाप ने बेटे को मारा? कौन सी तरबियत की है? कौन सा वो अदारा है जो आपको अखलाकियात सिखाता है? मिंबर के सिखाने का हक था, स्कूल का सिखाने का हक था। तमाम लोग मुबैना तौर पर नहीं, यकीनन नाकाम हो गए हैं इस मामले में कि आपको अखलाक, आपको नमाजें सिखाने के लिए अदारे मौजूद हैं, आपको हुकूक मांगने के लिए अदारे मौजूद मिलेंगे, आपको मिंबर तबलीग के लिए मिलेगा, लेकिन अगर किरदार साजी नहीं हो सकी तो इसमें सबसे बड़ा नाकामी और फेलियर किसका है? मिंबर का। क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे में आके तरबियत की है जिस माशरे में लोग अपनी बेटियों को दफन करते थे जिंदा। लेकिन मैं हल्फन कह रहा हूं, कसमन कह रहा हूं, शर्मिंदगी से कह रहा हूं, जितना जुल्म वो लोग जो कि दौरे जहलियत में करते थे, खुदा की कसम आज वो लोग मासूम नजर आते हैं और हम लोग जालिम नजर आते हैं जो उम्मत रसूल है। वो उम्मत रसूल नहीं थे। वाकई अफसोसनाक बात है। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।